रूस के अंदरूनी इलाकों के अंदर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल अब यूक्रेन कर सकता है। बूस्टर डोज मिला है वो इस शख्स को मिला है जिसका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। 10,000 सैनिक रूस की मदद के लिए यूक्रेन के खिलाफ उत्तर कोरिया ने भेजे हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि अब मिसाइलें बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे। जाने वाले राष्ट्रपति ने एक ऐसा खेल कर दिया है कि जो पूरा गेम पलट सकता है। भारत की भूमिका क्या होगी? जो बाइडेन के पास में अब खोने को कुछ नहीं है। मिसाइल तो नहीं दी है, मिसाइल तो पहले ही दे चुके थे जो बाइडेन, लेकिन उन्होंने इजाजत दे दी है और इजाजत इस बात की दी है और क्यों माना जा रहा है कि यह गेम चेंजर हो सकता है, इस लड़ाई का रुख बदल सकता है, क्योंकि रूस के अंदरूनी इलाकों के अंदर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल अब यूक्रेन कर सकता है। इसकी इजाजत, इसकी हरी झंडी दे दी है। और जाते जाते जिस शब्द का इस्तेमाल आपने किया, चूंकि जो बाइडेन अब चुनाव हो चुका है अमेरिका के अंदर, वो कुछ ही महीनों के मेहमान हैं व्हाइट हाउस में, लेकिन जब तक पावर ट्रांसफर नहीं होता, यानी जब तक अमेरिका में नया राष्ट्रपति नहीं होता, तब तक राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर जो बाइडेन ही है, यानी उन्हीं के दस्तखत से सारे आदेश दिए जाएंगे। और ये जो आदेश उन्होंने दिया है, इससे इस समय व्लादिमीर पुतिन सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं। और जिस सबसे ज्यादा एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो बूस्टर डोज मिला है वो इस शख्स को मिला है जिसका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, क्योंकि ज़ेलेंस्की लगातार इस चीज को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर अमेरिका उन्हें इजाजत क्यों नहीं देता, हथियार क्यों नहीं उन्हें मिलते हैं। और अब को अगर हम मैप पे समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है कि बिल्कुल हम इसको मैप के जरिए समझने की कोशिश करते, तो मैं चाहती हूँ प्रणय कि आप इसे मैप के जरिए समझाएं इस पूरे। बिल्कुल पल्लवी, आपने कहा बिल्कुल कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पीछे नक्शा आप देख रही है, दरअसल ये जो हरा इलाका आप देख रहे हैं, ये है पूरी रशियन टेरिटरी, यानी ये रूस है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो येलो इलाका देख रहे हैं, ये वो इलाका है जो कि खास तौर पर कंटेस्टेड इलाका है, यानी इस इलाके के अंदर लड़ाई चल रही है। और ये जो ब्लू इलाका आप देख रहे हैं, ये है यूक्रेन का इलाका। लेकिन यहां पर ये सूमी का इलाका है, चेरनोहाइव का इलाका है, और ये वो इलाका है जहां पर लड़ाई इंटेंसिफाइड चल रही थी। लेकिन अब जो हुआ है, यूक्रेन को एक बड़ी ताकत क्या मिली है? यूक्रेन को यह ताकत मिली है कि इस नीले इलाके से ये जो आप ऊपर रेड डॉट्स देख रहे हैं, दरअसल ये रशियन मिलिट्री पोस्ट हैं, ये वो ठिकाने हैं जो रूस के ठिकाने हैं। इन तमाम ठिकानों तक अब वार कर सकता है यूक्रेन, इस्तेमाल कर सकता है अमेरिकी हथियार जो उसे दिए गए थे, यानी एटकैम्स जिन्हें कहा जा सकता है। अमेरिका की दी हुई जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनका इस्तेमाल यूक्रेन अब कर सकता है। और करीब करीब यूक्रेन की टेरिटरी से लेकर रूस के भीतर 300 किलोमीटर तक वो वार कर सकता है। और ये एक बड़ा बदलाव है। बीते 2 साल से ज्यादा वक्त से ये लड़ाई चल रही है, लेकिन 2 सालों के अंदर अभी तक अमेरिका ने हथियार तो दिए, लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हाथ बांधे रखे, उनको इस बात की इजाजत नहीं दी, क्योंकि हमेशा अमेरिका को लगता था कि अगर अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई, रूस के अंदरूनी इलाकों के अंदर उन पर चलाने की इजाजत दी गई, तो इससे लड़ाई और बढ़ सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब अचानक जो बाइडेन ने यह इजाजत दे दी है? यह भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और यह समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो पीला इलाका आप देख रहे हैं, इस इलाके में जो लड़ाई चल रही है, यहां पर अब यूक्रेन और रूस के सैनिक ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि यहां पर उत्तर कोरिया यानी किम जोंग उन के सैनिक भी पहुंच गए हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक, करीब करीब 10,000 सैनिक रूस की मदद के लिए यूक्रेन के खिलाफ उत्तर कोरिया ने भेजे हैं। और इसके बाद ही अमेरिका ने जो है अपना एक पैंतरा बदला है, यानी अब जो एटकैम्स मिसाइल्स हैं जो कि करीब करीब 300 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं, ये आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो अमेरिकी कंपनियों के बनाए हुए सिस्टम्स हैं जो कि मदद के लिए भेजे गए थे यूक्रेन को। साथ ही जो हाई मोबिलिटी जो आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, रॉकेट मिसाइल सिस्टम्स हैं, हिमराज जिन्हें कहा जा सकता है, वो भी अब इस्तेमाल कर सकेगा। यानी करीब करीब 70 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के दायरे के अंदर और ज्यादा बमबारी कर सकता है यूक्रेन रूस के अंदरूनी इलाकों के अंदर। और जाहिर तौर पर अगर ऐसा होता है कि रूस के अंदरूनी इलाकों के अंदर यूक्रेन की मिसाइलें गिरती हैं, तो उसके बाद यह लड़ाई और बढ़ सकती है। रूस जाहिर तौर पर बहुत भड़केगा, वो ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी जो माना जा रहा था कि यह लड़ाई खत्म हो सकती है, इस लड़ाई के अंदर कहीं ब्रेक लग सकता है, विराम लग सकता है। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके की बातें की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता देने से पहले ही पल्लवी कहीं ना कहीं एक पैंतरा, एक दांव जो बाइडेन ने ऐसा चला है जो कि इस पूरे इलाके के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी बजा सकता है। अगर यूक्रेन को जो इजाजत मिली है उसके बाद हथियारों का इस्तेमाल होता है। और जैसा कि आपने सुना कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि अब मिसाइलें बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे। तो अमेरिका के दम पे ज़ेलेंस्की को एक तरीके से कह सकते हैं पावर मिल गई है।
बिल्कुल पल्लवी, कहा जा सकता है। और ये पावर इसलिए भी क्योंकि ज़ेलेंस्की बहुत समय से ये पावर मांग रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अमेरिका हाथ तो पीछे नहीं खींच लेगा। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले आप देखिए, अमेरिका के अंदर चुनाव हो चुका है, अमेरिका की जनता अपना फैसला सुना चुकी है। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर नया राष्ट्रपति आ जाएगा। लेकिन नए राष्ट्रपति के आने से पहले जाने वाले राष्ट्रपति ने एक ऐसा खेल कर दिया है कि जो पूरा गेम पलट सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि लड़ाई रुकवा देंगे, वो फोन करेंगे, पुतिन से बात कर लेंगे, लेकिन अब यूक्रेन की मदद से हाथ खींचना मुश्किल होगा, क्योंकि जो हथियार दे चुका है वो उन हथियारों को तो वो चला सकते हैं और कम से कम 2 महीने का वक्त है। 2 महीने के अंदर क्या ये गेम पलट सकता है? क्या रूस को ज्यादा नुकसान हो सकता है? क्या रूस किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल कर सकता है? ये तमाम जो पॉसिबिलिटीज हैं ये ओपन हो गई हैं, और खास तौर पर ये अमेरिका में होने वाले पावर ट्रांसफर के साथ साथ। अच्छा, इन सब के बीच में अगर प्रधानमंत्री मोदी के ब्राजील दौरे की अगर हम बात कर ले, क्योंकि बैक ऑफ द कैमरा आपसे जब बात हो रही थी तो आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो ब्राजील यात्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका रूस यूक्रेन युद्ध से भी कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध से तो सबसे बड़ा कनेक्शन पल्लवी ये है कि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जो हैं वो ब्राजील के अंदर हैं। G20 का शिखर सम्मेलन है। भारत तो G20 की ट्रॉइका का हिस्सा है, यानी G20 में भारत ने इसकी मेजबानी की थी। उसके बाद ब्राजील और उसके बाद साउथ अफ्रीका इसके अंदर होगा। तो इन जो तीनों की ट्रॉइका है, यानी वर्तमान मेजबान, पिछला मेजबान और आने वाला जो मेजबान देश है, उन तीनों के नेताओं को ट्रॉइका कहा जाता है। तो भारत की हैसियत, तो भारत की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो वहां तो है ही सही, क्योंकि पिछले साल जो फैसले लिए थे, जाहिर तौर पर भारत चाहेगा कि G20 के अंदर, दिल्ली की समिट के अंदर जो फैसले हुए थे उनको आगे बढ़ाया जा सके, उन पर आगे काम हो। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति इसी फैसले को करने के बाद, यानी यूक्रेन को हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देने के बाद सीधे पहुंचे हैं कहां? G20 में। और वहां पर न केवल भारत के प्रधानमंत्री हैं जो कि शांति के प्रयास के लिए बात कर रहे थे, जो कि यूक्रेन भी गए थे, जिन्होंने मॉस्को से भी बात की, व्लादिमीर पुतिन से भी बात की जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर वो यूक्रेन गए थे, कीव गए थे, वहां उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। बल्कि वहां पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी पहुंचे हुए हैं। यानी ब्राजील के अंदर इस समय रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मौजूद हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मौजूद हैं, उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मौजूद हैं। तो काफी हाई पावर ये बड़ी बैठक हो रही है, 19वीं शिखर बैठक है ये G20 की, जहां पर न केवल विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है, दुनिया के अंदर जो बड़ा चैलेंज आ रहा है कि लड़ाइयां बढ़ती चली जा रही हैं, उनको रोकने वाला जो ब्रेक का सिस्टम होता है वो ऐसा लग रहा है कि दुनिया पर इस समय ब्रेक फेल हो गया है, कहीं ब्रेक लग नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जो तमाम बड़े नेता जुटेंगे तो उनकी कोशिश होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंचे तो हैं, लेकिन इस बड़े आदेश को देने के बाद, तो उसके बाद क्या उस मेज के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है बाली में भी यही हुआ कि रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया रहा। उसके अलावा आपको याद होगा जब दिल्ली के अंदर भी तमाम नेता जुटे थे, तब भी रूस यूक्रेन मुद्दे को लेकर ही पेंच फंसा था। हालांकि ये भारत की कामयाबी थी कि एक जॉइंट स्टेटमेंट निकल पाया दिल्ली के डिक्लेरेशन का। और उसके बाद अब ब्राजील के अंदर भी एक बार फिर ये हुआ है कि इस तरीके से जो बाइडेन एक बड़ा आदेश देने के बाद पहुंचे हैं। और मुझे अच्छे से याद है जब बाली के अंदर G20 की बैठक थी पल्लवी, तो उस दौरान भी G20 की शिखर बैठक से ऐन पहले बड़ा हमला हुआ था। और उसके बाद जो G7 के देश हैं उनके तमाम नेता, ऋषि सुनाक, जो बाइडेन और तमाम जो बड़े नेता थे, उनकी इमरजेंसी मीटिंग बाली में हुई थी। तो ऐसे में अब जब ये हुआ है, तब क्या एक और G7 की मीटिंग रियो डी जेनेरो में होगी? भारत की भूमिका क्या होगी? भारत G20 के मंच से रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करने के लिए क्या कहता है? युद्ध चाहे पश्चिम एशिया में हो, चाहे रूस यूक्रेन में हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारत क्या कहता है, इस पर दुनिया की नजर इसलिए भी होगी क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है। भारत ये कह रहा है कि इन दोनों लड़ाइयों से जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो दुनिया के पिछड़े विकासशील देशों को हो रहा है। और उनकी बात, G20 का मंच उनके लिए मंच है, एक आर्थिक मंच है। दुनिया की आर्थिक जो विकास की रफ्तार है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है ये 2 बड़ी लड़ाइयां। ये बिल्कुल, चूंकि प्रणय आप इन 2 बड़ी लड़ाइयों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक अशांति तो भारत और कनाडा के बीच में भी है। बिल्कुल, भारत और कनाडा के रिश्तों में तो इस समय कहा जा सकता है कि रिश्ते बिल्कुल एक बस सूत के धागे से बंधे हुए कह सकते हैं आप। बाकी जो उनके अंदर मजबूती थी वो तो कहीं नजर नहीं आ रही है। ब्राजील में ट्रूडो को पीएम मोदी से नजर भी मिलानी है। अब देखिए, ये बड़ा सवाल होता है कि नजर मिलती है, बात होती है, मुलाकात होती है, नहीं होती है, दोनों एक दूसरे से कैसे रुख मिलाते हैं। क्योंकि कुछ समय पहले भी जस्टिन ट्रूडो के साथ में प्रधानमंत्री मोदी
की मुलाकात हुई थी, आमना सामना हुआ था, G7 के हाशिए पर भी दोनों की मुलाकात हुई थी। लेकिन उसके बाद जो भारत और कनाडा के रिश्तों में हुआ है, जिस तरीके के बयान दिए हैं जस्टिन ट्रूडो ने, जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, यहां तक कि भारत के जो राजनयिक हैं उनको लेकर जिस तरीके की लूज टॉक, जिस तरीके के बयान उनकी तरफ से आए हैं, उनकी सरकार की तरफ से आए हैं, उसके बाद इस बात की उम्मीद करना कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनका कोई बिजनेस एज यूजुअल हो सकता है या प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात कर सकते हैं, ये मुझे लगता है कि दिस विल बी टू फार फेच्ड एंड अ पॉसिबिलिटी अभी तो फिलहाल जो भारत और कनाडा के रिश्तों में हो रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर बैक चैनल जो है वो चलता रहता है। विदेश मंत्री, कनाडा की विदेश मंत्री भी वहां हो सकती हैं, भारत के विदेश मंत्री भी G20 में होंगे, तो उस दौरान क्या बातचीत होती है, कोई बैक चैनल होता है, रिश्तों को काम डाउन करने की कोशिश होती है। क्योंकि हाल ही में मैंने देखा है कि रियो डी जेनेरो पहुंचने से पहले ही पल्लवी, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से बड़ा बयान आया है कि कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया गया है और इसलिए कनाडा अब अपना इमिग्रेशन सिस्टम चेंज करने जा रहा है। हम इमिग्रेंट्स को, जिनको कि वो बुलाया करते थे आमतौर पर, भारत से भी बहुत सारे लोग कनाडा गए हैं, पढ़ने के लिए भी जाते हैं, तो उन्होंने एक तरफ छात्रों के लिए तो कम किया ही था, अब वो ये कह रहे हैं कि वो बड़े पैमाने पर अपना इमिग्रेशन सिस्टम ओवरऑल कर रहे हैं। इसे आप अमेरिका का दबाव भी कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी लगातार अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये बात हो रही है कि भाई इमिग्रेशन के ऊपर रोक लगनी चाहिए। बहुत सारे अवैध प्रवासी आ गए हैं और इन अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन की बात तक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये प्रवासियों का जो मुद्दा है ये पूरे अमेरिकाज के अंदर, क्योंकि कनाडा भी उसी कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो वहां एक बड़ा मुद्दा है इस समय। और जस्टिन ट्रूडो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में क्या होता है रियो डी जेनेरो में, ये बड़ा सवाल होगा। चलिए वो तो निकल कर सामने आएगा, लेकिन एक बार फिर से बातचीत की उसी शुरुआत पर, उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं प्रणय, यानी इसी नक्शे पे यानी इसी नक्शे पे। एक सवाल जो मेरा बहुत मुझे लगता है सब जानना चाहते हैं, अभी ट्रंप ने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया, अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ही हैं। बिल्कुल। क्या उससे पहले जो बाइडेन जो कर नहीं पाए, अब वो दिखाना चाहते हैं ट्रंप को कि तुम क्या करोगे, पहले मैंने करके दिखा दिया है चीजें, अब भुगतो कुछ ऐसा? ये तो ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी आने के बाद। देखिए वाकई में जो बाइडेन ने अभी जो पत्ता चला है उसे आप एक तरीके से ट्रंप कार्ड कह सकते हैं, क्योंकि जो बाइडेन के पास में अब खोने को कुछ नहीं है। वो अमेरिका के आउटगोइंग राष्ट्रपति हैं, उनकी आयु इतनी है कि अब इसके बाद वो अगली बार अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनने जा रहे हैं, ना वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो एक तरीके से उनकी जो राजनीतिक यात्रा है, यानी जो बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्रदराज नेता हैं, सबसे अनुभवी राजनेता कहे जाते हैं, और उनकी जो राजनीतिक यात्रा है उस पर अब पूर्ण विराम लगने जा रहा है। तो उस फुल स्टॉप से पहले जो उन्होंने एक कॉमा लगाया है, यानी अगले 2 महीनों के अंदर अब उनके पास खोने को कुछ नहीं है। चुनाव हो चुका है, पावर ट्रांसफर होना ही है, वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं। और आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप से और जो बाइडेन की जो मुलाकात हुई थी कुछ दिनों पहले व्हाइट हाउस के अंदर, उसके अंदर जाहिर तौर पर जो बाइडेन ने मुस्कुराते हुए बात जरूर करते हुए नजर आए, लेकिन क्या उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले के अंदर ऑन बोर्ड लिया है, यह देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ में उन्होंने इस बात की मंजूरी ली है या बात की है। क्योंकि अब देखिए आउटगोइंग राष्ट्रपति हैं, जो इनकमिंग राष्ट्रपति है, जिसे जनता का मैंडेट हासिल है, जनता का मैंडेट जिसे हासिल है, क्या उसे ऑन बोर्ड लिया है? क्या इस फैसले के अंदर डोनाल्ड ट्रंप राजी हैं कि यूक्रेन को ये इजाजत दे दी जाए? क्योंकि तत्काल बाद आपको याद होगा अमेरिका के अंदर, मैं अमेरिका में था उस समय, 5 नवंबर को जैसे ही फैसला आया, हर किसी को इस बात का डर था कि अब यूक्रेन का क्या होगा, क्या अमेरिका यूक्रेन को समर्थन देना जारी रखेगा? क्योंकि प्रचार के मैदान में तो डोनाल्ड ट्रंप यही कहते रहे कि वो कतई इस बात के पक्ष में नहीं है कि यूक्रेन को बहुत ज्यादा पैसे दिए जाएं, क्योंकि अमेरिका की स्थिति ये नहीं है और अमेरिका हर किसी के पचड़े में नहीं फंसना चाहता, वो किसी को पैसे नहीं देना चाहता है। अमेरिका को अब अपनी चिंता करनी है, अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो उसके तत्काल बाद जैसे ही अमेरिका में नतीजे आ रहे थे, तत्काल बाद बुडापेस्ट के अंदर, जो हंगरी की राजधानी है, वहां पर तमाम जो EU के नेता हैं, यूरोपीय संघ के नेता हैं, वो जमा हुए, खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुंचे थे और तमाम बयान वहां से यूरोपीय नेताओं ने दिए, जिनमें कहा गया कि अगर अमेरिका समर्थन नहीं देता है तो यूरोप फंड करेगा, लेकिन यूक्रेन को कमजोर नहीं होने देगा। तो आप देखिए, एक तरफ यूरोप का दबाव, उसके बाद अमेरिका का यह फैसला, और डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना, ये अभी देखना होगा। क्योंकि इस फैसले के तत्काल बाद, अभी तो ये रिपोर्ट आई ही है अब से कुछ घंटे पहले ही, यानी रियो डी जेनेरो पहुंचने से पहले जो बाइडेन इस पर दस्तखत करके हरी झंडी करके गए हैं, और अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आ चुका है। अब ये देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में कोई बयान देते हैं क्या, और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो अपनी ही पुरानी नीति पर कायम रहेंगे और वो आते ही बंद कर देंगे इस तरीके की कोई मदद, तो इससे गेम पलट जाएगा, इससे बहुत सारे डायनामिक चेंज होते हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच क्या फोन पे बात हुई
इस तरीके की कई रिपोर्ट्स आई थी। मॉस्को की तरफ से, रूस की तरफ से इसका खंडन किया गया था कि इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है इस मामले में। डोनाल्ड ट्रंप अभी काफी सद के चल रहे हैं, बात कम कर रहे हैं, केवल उनके कुछ प्रेस रिलीजेस आ रही हैं, बहुत सावधानी से वो चल रहे हैं। लेकिन ये बड़ा दांव जो बाइडेन ने चला है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बाइडेन के पास अब खोने को चूंकि कुछ नहीं है एक तरीके से, तो अब 2 महीने के अंदर वो खुल के बल्लेबाजी करना चाहते हैं। तो एकदम फैग एंड के जो बैट्समैन होते हैं ना, कि लास्ट के कुछ ओवर हैं, लास्ट की कुछ गेंदें हैं, लग गया तो छक्का है और वरना स्टंप आउट है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, क्या अब ये जिस तरीके से बाइडेन ने यूक्रेन को एक मदद के हस्ताक्षर किए हैं, एक पेपर पर, मदद का जो पेपर है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, अब क्या लगता है इस युद्ध को आने वाले दिनों में एक ब्रेक, एक विराम मिल सकता है, या ये और ज्यादा, चूंकि मैं ज़ेलेंस्की की बात कर रही हूँ और पुतिन भी लगातार वो उसी एक्टिवनेस के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की भी पीछे नहीं हट रहा है, तो क्या अब ज़ेलेंस्की भी और ज्यादा एग्रेसिव मोड में आने वाले हैं? अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बयान को आधार माना जाए तो वो तो कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें, जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका ने आपको मंजूरी दे दी है कि वो एटकेम्स मिसाइल्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन, और रशिया का जो मेनलैंड है उसको अटैक कर सकता है, तो उसके बाद उनकी तरफ से जो बयान सामने आया उसमें कहा गया कि इस तरीके की बातें खुले मन से नहीं होती हैं, इसका जवाब मिसाइलें देंगी और मिसाइलें ज़रूर बोलेंगी। तो अगर इस सवाल के जवाब में वो ये कह रहे हैं तो एग्रेसिव हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। कहीं ना कहीं उन्हें ये पता है कि 2 महीने उनके पास भी हैं जब तक कि अमेरिका में पावर ट्रांसफर नहीं होता है। जो आउटगोइंग राष्ट्रपति है उन्होंने मंजूरी दे दी है, हथियार उनके पास मौजूद हैं। इसकी मांग वो लंबे समय से कर रहे थे कि उनको ये जो अमेरिकी हथियार हैं, ये जो पश्चिमी हथियार हैं, जो उनको हिमरास मिसाइल्स मिली हैं अमेरिका से भी और ब्रिटेन से भी, और साथ साथ उनको जो अमेरिका से हथियार मिले हैं उन पर उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले कुछ समय के अंदर, यानी पिछले अगर हम 3 दिनों की बात करें, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार जो बीता है अभी, उस दौरान खास तौर पर जो मैप मैंने आपको बताया, उस मैप के अंदर जो चेंज हुआ है, यानी सूमी का जो इलाका है, उस सूमी के इलाके के अंदर जबरदस्त बमबारी रूस की तरफ से की गई है, और उसके बाद से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बौखलाए हुए थे, और वो शायद उन्होंने बात की होगी, शायद उन्होंने फोन कॉल किया होगा, शायद उन्होंने ये कहा होगा कि अभी इलाके को हम एक बार देखना चाहेंगे जरूर, क्योंकि मैप पे देखना बहुत जरूरी हो जाता है, तो मैं उस मैप के जरिए आपसे बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो नीचे की तरफ का जो इलाका दिख रहा है आपको, जहां पे ये आपको येलो के साथ साथ ये जो रेड नीचे पॉइंट आप देख रही हैं, ये सूमी का इलाका है। और ये हाँ या सूमी है, यहाँ पर चेर्नोहाइव का इलाका है, इस तरफ के ये जो इलाके हैं ये रूस का इलाका है। इसके अलावा ये दानियास्क और लोहांस्क का इलाके हैं, और ये जो नीला इलाका आप देख रहे हैं ये यूक्रेनियन टेरिटरी है, यानी यहाँ पर यूक्रेन की फौजें हैं, लेकिन ये कंटेस्टेड टेरिटरी है, सबसे ज्यादा लड़ाई इस इलाके में चल रही होती है। और यहाँ जो नीचे कॉर्नर में आपको एक रेड डॉट जो दिख रहा है इस इलाके के अंदर, ये सबसे ज्यादा जो है लड़ाई वाला इलाका है। इसी से आगे ब्लैक सी आता है, यहाँ क्राइमिया का इलाका है, और 2014 से लेकर यूक्रेन और रूस के बीच में इसी इलाके के अंदर जंग चल रही। सूमी वही इलाका है जहां से भारतीय छात्रों को निकलने में सबसे ज्यादा मुश्किल हुई थी। आपको याद हो, बिल्कुल रेस्क्यू किया गया था, क्योंकि सूमी के अंदर भारतीय छात्र बड़ी संख्या में मौजूद थे, और वहां पर लड़ाई इतनी इंटेंसिफाइड थी कि भारत को यहां से निकालकर उनको जो सीज फायर को लेकर जो बात हुई थी कि भारतीय छात्रों को यहां से निकल जाने दिया जाए, और उस दौरान जो है न यूक्रेन बमबारी करे न रूस बमबारी करे, वही जो कठिन डिप्लोमेटिक ऑपरेशन था वो इसी इलाके के अंदर हुआ था। तो सूमी के इलाके में, खार्किव के इलाके के अंदर इस समय जबरदस्त बमबारी पिछले 3 दिनों के अंदर रूस की तरफ से की गई है। साथ ही कई रिपोर्ट सामने आई थी कि जो टकराव हुआ है वो यूक्रेन और उत्तर कोरिया के सैनिकों के बीच में हुआ। तो एक तीसरे देश का शामिल हो जाना, हमने देखा है कि बेलारूस जो है वो भी मदद कर रहा था, और बेलारूस ने भी जो है बॉर्डर के ऊपर अपने हथियारों को तैनात किया था यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए। तो ऐसे में अब ये कई देशों की जंग का अखाड़ा बन चुका है ये पूरा इलाका, और इसीलिए यहां पर इतना बारूद है कि ये पूरी दुनिया को भी जला सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये स्थिति बहुत विस्फोटक बनी हुई है, क्योंकि रूस के पास हथियार ज्यादा हैं, रूस एक बड़ा सैन्य पावर है। ये बात सही है कि रूस बीते 2 सालों के अंदर यूक्रेन को पूरी तरह से परास्त नहीं कर पाया, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रूस भी एक रेस्ट्रेन दिखा रहा है, वो अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये नहीं कर सकता है, ये वो भी संयम दिखा रहा है। लेकिन
जो रशियन थ्रेशोल्ड है क्या उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? क्या रूस को और उकसाने की कोशिश की जा रही है? अगर रूस उकसाने की कोशिश कर रहा है तो क्या वो इस लड़ाई को अपने फेवर में खत्म करना चाहता है? वॉशिंगटन के अंदर जो नया पावर ट्रांसफर होना है उससे पहले तो ये जो 2 महीने का विंडो है, आप दोनों ही मैदान जंग की स्थिति देखें। अगर पल्लवी पश्चिम एशिया में देखें तो जो इजराइल कर रहा है, जो लेबनान में हो रहा है, जो ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये 2 महीने के अंदर यानी वॉशिंगटन में होने वाले बदलाव से पहले दोनों तरफ से हो रहा है कि इस बाजी को अपने हक में कर लिया जाए और उसके बाद जो है वो सीटी बजाई जाए कि ठीक है अब हम इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। वहीं इस इलाके के अंदर भी ऐसा ही लग रहा है। ये बात जरूर है कि रूस की तरफ से कुछ संकेत दिए गए थे कि वो इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन की तरफ से भी एक बयान आया था कि 2025 के अंदर ये जंग खत्म हो सकती है। लेकिन खत्म कैसे हो सकती है अगर इतने हथियार झोंके जाएंगे, अगर हथियार ज्यादा चलाए जाएंगे और रूस के अंदरूनी इलाकों के अंदर हमला यूक्रेन करेगा तो ये लड़ाई खत्म नहीं होगी बल्कि और भड़केगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।